उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की गई है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। तो उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में अब उपचुनाव इस पर चर्चा चल रही है और हमारा प्रयास होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, तारीखों का भी ऐलान हो गया है। ये बीते 2 वर्षों में 5वां चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव के बाद 2 उपचुनाव, लोकसभा चुनाव और अब 2 सीटों पर और उपचुनाव होने जा रहे हैं। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन को फतह करने में कामयाब रही है। विधानसभा में सत्ता में दोबारा उसकी वापसी हुई। चंपावत सीट से मुख्यमंत्री उपचुनाव जीते और 97% के करीब वोट अकेले मुख्यमंत्री को मिले। इसके बाद बागेश्वर उपचुनाव हुआ। चंदन राम दास जो मंत्री थे, उनका निधन हुआ था। अब लोकसभा में जो सीटें 5 थी, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई हैं। और अब बद्रीनाथ सीट, जिसमें राजेंद्र भंडारी ने इस्तीफा दिया था, कांग्रेस से विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जबकि सरबत करीम अंसारी मंगलौर सीट से आते हैं, इनका निधन हुआ था। इन दोनों सीटों पर भी अब चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। मेरी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से भी बात हुई है। वो चमोली के पोखरी में है। उन्होंने फ़ोन पर बताया है कि वो आला कमान से इन दोनों सीटों पर चर्चा करना उनकी शुरू हो चुकी है और इन दोनों सीटों पर पार्टी प्रत्याशी किसे तय करे, इसके लिए केंद्र को पैनल भी भेजा जा रहा है। केंद्रीय आला कमान को, पार्टी संगठन को, ये 3 नामों का पैनल होगा जिसपे आला कमान की भी मोहर लगना आवश्यक है और उसकी अनुमति के साथ ही पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा यह आधिकारिक रूप से जारी होगा। जबकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कल से चमोली के दौरे पर हैं। वो भी चमोली की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि चमोली से राजेंद्र भंडारी आते हैं। वो बड़े नेता हैं, उनका बड़ा जनाधार है, पर वो छोड़ के भाजपा में आ चुके हैं। तो क्या अब इसका साइड इफेक्ट है, रिएक्शंस क्या होंगे, कांग्रेस को किस लीड पे आगे बढ़ना है, इन सारी चीज़ों का वो जायजा ले रहे हैं। मंगलौर विधानसभा सीट की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खासा टफ सीट होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो भी संपन्न हुए और परिणाम आए, और यदि हम मंगलौर विधानसभा को देखें तो मंगलौर विधानसभा में 20,000 के करीब वोट भारतीय जनता पार्टी को, 40,000 से अधिक वोट कांग्रेस को और 5,000 वोट करीब बसपा को मिला है। और ये एक प्रकार से कांग्रेस या बसपा के पास ही खाते की सीट रही है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा इन तीनों सीटों पर प्रत्याशी कौन होता है और दोनों ही दल की स्ट्रेटजी क्या होती है, क्योंकि कांग्रेस को नंबर बढ़ाना है, तो जबकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो एक 6ठा चुनाव भी जीते और एक तरफा जीते। सुदीप जी, क्या नामों की चर्चा हो रही है? कौन से ऐसे नाम हैं जो फिलहाल अभी दोनों पार्टियों की तरफ से रेस में आगे चल रहे हैं? देखिए, मंगलौर सीट से ऐसा लगता है कि सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद अब एक सामान्य से ऐसी प्रक्रिया है। ऐसा कहा जाता है कि बसपा कई दफा उपचुनाव में नहीं जाती है, परंतु यदि सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद बसपा टिकट देती है तो उनके परिवारजन का कोई हो सकता है। कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे हैं काजी निजामुद्दीन, उनका पुराना इस सीट से और उनके पिता का भी इस सीट से काफी रिश्ता रहा है। वो चुनाव लड़ते और जीतते आए हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस से प्रत्याशी होंगे। भाजपा किस पर मोहर लगाएगी, क्योंकि बीते दिनों भड़ाना भी ज्वाइन करके गए हैं पार्टी, तो एक आकलन ये भी है कि वो भी मंगलौर को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जाट गुर्जर ये एक ट्रायंगल है। बद्रीनाथ में ऐसी चर्चाएं हैं कि राजेंद्र भंडारी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है, परंतु इस बात में कितनी संभावना है ये आला कमान और राज्य स्तर पर डिस्कशन के बाद ही निर्णय होगा और इसमें मुख्यमंत्री की जो राय होगी वो भी बेहद अहम होगी। चलिए, ठीक है सुदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।